हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो PT 365 जो कि इकोनॉमिक्स से चल रही है, उसी की सीरीज़ में आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। तो आपको जैसे पता है कि PT 365 जो चल रही है, इसका मेन पर्पस क्या है कि इस बुकलेट से उस सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के बाहर कर देना जो कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। और आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और ये बात शायद आप इतनी आसानी से ना कर पाओ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक नई कड़ी के साथ जो कि है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या न्यूज़ है, उसमें से कौन कौन सी बातें हम लोग लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक क्या न्यूज़ में, सबसे पहला टॉपिक आया है न्यूज़ में, बस मिनट पेन चेंज कर ले। सबसे पहला टॉपिक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ICRR, मतलब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। फर्दर ICRR वाज डिसकंटिन्यू इन फेज मैनर एज लिक्विडिटी सिचुएशन स्टेबलाइज्ड। मतलब कहना ये चाहते हैं कि RBI ने एक्सेस लिक्विडिटी जो हो गई थी उसके लिए एक नया टूल इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का यूज किया। अब क्या हुआ है कि जब सिचुएशन स्टेबलाइज्ड हो गई है तो अब वो उसको फेज्ड वाइज मैनर में वापस लेने की कोशिश कर रही है, ये न्यूज में है। तो आपके लिए इस आर्टिकल से जानना क्या जरूरी कि भैया ये क्या भला है, ये कौन सी भुतनी है। ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपने इसका सिर्फ और सिर्फ CRR जरूर देखा होगा, लेकिन ये साला ICRR क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, बस उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। अब इस आर्टिकल से आपको ये नहीं देखना है कितना बढ़ाया कितना कम किया, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। अब इस आर्टिकल से आपको जो इंफॉर्मेशन लेके जानी है वो मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं और बस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे और चीजें फाइनल हो जाएंगी। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि CRR क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे ICRR क्या होता है, ICRR क्या होता है, उसके बाद जाहिर सी बात है ICRR क्या होता है। तो ये दोनों जो है ये कहाँ बिलोंग करते हैं, मतलब ये क्या है एग्जैक्टली, क्या इनकी तरह के कोई और भी टूल हैं, तो आंसर मिलेगा यस, इनकी तरह के और भी टूल हैं। तो वो टूल है क्या, अब अगर वो टूल है तो उनका यूज कैसे होता है, उनका यूज होता है तो उनका यूज करता कौन है, कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, किस लिए करता है, सारी बातें इसके अंतर्गत देखनी है। तो विदाउट डिले हम लोग चीजों को देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं CRR का। अब ये CRR क्या है, CRR के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बेसिक सी बता देना चाहता हूं, बस इसका ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो RBI है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, और RBI के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, और उन्हीं कई जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि उसे भाई इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है RBI, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल का यूज करती है, कुछ टूल्स का यूज करती है, नॉट टूल, कुछ टूल्स का यूज करती है। और उन्हीं कई टूल्स में से एक वर्ड आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो अब यहां पे एक दो चीजें मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्या है कि ये जो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं, तुम इधर वाला आओ, वो कौन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। मतलब देखो,
क्वालिटेटिव का मतलब क्या, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ आरबीआई कुछ ऐसे टूल का यूज करती है जिससे इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बता के समझा के जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। अभी हमारा कंसर्न यहां पर नहीं है बिकॉज हमें कैश रिजर्व रेशियो तक पहुंचना है, तो मैं बस आपको हिंट दिए दे रहा हूं कि इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई दो तरीके के टूल को यूज करती है, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इसमें कोई स्टेप ज्यादा नहीं लिए जाते लेकिन लोगों को अवेयर किया जाता जो आपके मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये जितने भी बैंक हैं और प्लस आरबीआई खुद प्लस लोगों को, उसमें लोगों को अवेयर किया जाता कि आप लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस करिए। इसमें कुछ ज्यादा मेजर नहीं लिए जाते। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मोरल सुएसन। मोरल सुएसन। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे टूल होते हैं, वहां पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं इसको कभी बाद में मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्वांटिटेटिव टूल का मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई कुछ टूल का ऐसे यूज करे कि क्वांटिटी में चीजों को कम या ज्यादा किया जाए। अगर मान लीजिए कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है तो वो क्या काम करेगी, मार्केट से लिक्विडिटी को एक क्वांटिटी में उठा के अपने पास रख लेगी। क्या, एक क्वांटिटी में उठा के अपने पास रख लेगी, और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो एक क्वांटिटी को उठा के आरबीआई से वो मार्केट में डाल देगी क्वांटिटी को। इसी वजह से इनको क्वांटिटेटिव टूल बोला जाता है। और क्वांटिटेटिव टूल में कई चीजें आती हैं, मैं लिखे दे रहा हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद SLR, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ऐसे बहुत सारे टूल को वो यूज करती है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल है उनमें से एक टूल कौन सा है, CRR। अब CRR क्या होता है, बस इसको समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिले, जो कि इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये PT 365 को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि आपकी चीजें अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए फाइनल हो जाए। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे CRR के ऊपर। अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो बैंक है, आरबीआई बैंक से बोलती है कि आपकी जितनी भी NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक फ्रैक्शन आपको आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ेगा। किसमें? कैश में रखना पड़ेगा। मतलब जो बैंक है उनका जितना भी NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जितना भी है, उसका एक फ्रैक्शन उठा के आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब तो यहां पे क्वेश्चन आता है, ये NDTL क्या होता है? NDTL का मतलब क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब इसको कैजुअली आप समझो, जैसे आप जब बैंक में जाते हो तो आप जब पैसा उसमें जमा करते हो तो दो तीन तरीके से पैसा उसके पास रखते हो। पहला क्या होता है, आपका अकाउंट ऐसा है कि आपने पैसा उसमें डाला और जब आपको डिमांड हुई तब आपने पैसा वहां से निकाल लिया। तो जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो, वो अपनी डिमांड, जब मेरी डिमांड होगी तब मैं निकाल लूंगा। आपने मान लो 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाला और आपको 50,000 रुपए की जरूरत थी, आप ATM गए, ATM लगाया, तुरंत निकाल लिया। तो ऐसा पैसा जो कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर तुरंत का तुरंत उसको अवेलेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और जितनी भी डिमांड डिपॉजिट होती है उसका नेट किया जाता है, तो हमारा क्या होता है, नेट डिमांड, है ना, नेट डिमांड। अब उसके बाद टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कभी पैसा जमा करते हो तो उसमें आपने, जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, FD। अब ये बताओ, FD में जो आप पैसा रखते हो, क्या जब आपका मन होगा तब उसमें से पैसा निकाल लोगे? ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक टाइम पीरियड मेंशन होता है। तो जब कभी भी आप कभी पैसा बैंक में रखें और उसमें एक टाइम पीरियड आपको महदूद करके दे दिया जाए कि इतने टाइम पीरियड तक आपका पैसा यहां पर रहेगा, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी है, क्योंकि एक समय के बाद उसको ये पैसा कस्टमर को देना है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन नेट डिमांड वाले में क्या, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जब भी कस्टमर मांग लेगा तब उसको दे दिया जाएगा। क्लियर? तो इन सबको जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो जितना भी किसी एक बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है, उसका एक फ्रैक्शन बैंक को आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि
ताकि जो लोग हैं अगर उनको कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, अकस्मात जरूरत पड़ जाए, तो बैंकों के पास इतना पैसा सेफ होना चाहिए कि कहीं बैंक रन की इशू ना आ जाए, कहीं बैंक रन का इशू ना आ जाए। मतलब आरबीआई को ये डर है कि कहीं बैंक इतना ज्यादा इशू चीजों में ना फंस जाए कि एकदम से सबने पैसा मांग लिया और बैंक के पास पैसा अवेलेबल ना हो। तो बैंक को बैंक रन की सिचुएशन से बचाने के लिए आरबीआई ये एक टूल यूज करता है जिसके जरिए वो ये इंश्योर करता है कि हाँ, बैंक के पास इतना पैसा अभी सेफ हमारे पास रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें से ले लेंगे। तो बैंक को बैंक रन से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन टूल के जरिए से आरबीआई सीआरआर का यूज करता है, जिसमें हर एक बैंक को अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक फ्रैक्शन आरबीआई के पास जाकर कैश में रखना पड़ता है। क्लियर? ताकि बैंक को बैंक रन होने से बचाया जा सके। अब यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बैंक रन, इसका क्या मतलब है इसको भी देख लो। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि सपोज एक मान लिए किसी एक बैंक में 10 लोगों का अकाउंट है और 10 सबने पैसा जमा किया है, लेकिन 10 लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये जो बैंक का मैकेनिज्म चल रहा है ना, ये सही नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ इस बैंक के साथ लोचा है। तो सारे 10 लोग गए और बैंक के पास पैसा मांगने के लिए चले आए। अब ये बताओ, क्या ये बैंक को पॉसिबल है कि वो सबको पैसा वापस कर दे? इट इज नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि जब आप बैंक को अपना पैसा देते हो तो बैंक उस पैसे का थोड़ा सा ही अमाउंट अपने पास सेफ रखता है, लेकिन बाकी का अमाउंट उठा के वो लोन में दे देता है। अब एकदम से 10 लोगों ने जो पैसा दिया था वो मांगने के लिए आ गए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? बैंक ऐसे हाथ खड़े कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन जब बैंक अपने जो कस्टमर है उनको पैसा देने के काबिल ना हो, इंसॉल्वेंसी को मेंशन कर दे, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बैंक रन। और ये कब होता है? जब ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो इस बैंक रन की समस्या से बैंक को बचाने के लिए आरबीआई एक टूल का यूज करती है जिसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, जिसमें बैंक को आरबीआई के पास एक अपनी एनडीटीएल का फ्रैक्शन रखना पड़ता है। अब मैटर ये आता है कि मैंने ये बोला था कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का टूल होता है। तो अब ध्यान से सिंपल सा देख लो, अगर मान लो जो हमारा क्या नाम है सीआरआर अगर 4% है तो बैंक के पास कितना पैसा बचा होगा? लेकिन मान लो कि अगर सीआरआर बैंक ने कर दिया 8%, तो अब जो बैंक को कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 4%। अगर सीआरआर 4 पे होता तो बैंक 4% कहां दे देता? लोन में। तो लोन कहां जाता? मार्केट में। मार्केट में जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बढ़ गई, मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज कर गई। तो लिक्विडिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? चीजें इसी तरह होती हैं। अब इसी तरीके से मान लो सीआरआर 4 पे था, अब सीआरआर हमने क्या कर दिया? 2 पे कर दिया, 2% कर दिया। अब देखो, हाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच करना थोड़ा सा इशू हुआ है। देखो फिर से मैं इस पूरे उसको एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि सीआरआर, अभी मान लीजिए कि सीआरआर जो है वो 4% पे चल रहा है। कितने परसेंट पे? 4% पे चल रहा है। अब लेकिन बैंक ने बोल दिया कि भाई सीआरआर जो है अब 8% है, हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा? बैंकों को आरबीआई के पास कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। तो बैंकों के पास तो अब पैसा ज्यादा बचेगा नहीं, बिकॉज 4% उनको एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है बैंक के पास। तो अब तो उनके पास पेमेंट बचेगा नहीं। तो जब बैंक के पास पेमेंट नहीं है तो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे। जब बैंक लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा। जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर यही सेम सिचुएशन उल्टी कर दी जाए, अगर बैंक कह दे कि नहीं सीआरआर को जो है हम 2% कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? इस सिचुएशन में बैंकों के पास 2% रुपया ज्यादा होगा। जब 2% बैंकों के पास ज्यादा है तो बैंक को तो चुल मचती है, तो वो क्या करेगी? उसको दे देगी लोन पे। और जब लोन पे दे देगी तो लोन कौन लेंगे? मार्केट में लिया जाएगा। और मार्केट में क्या होगा? लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब यहां पर बेसिक सा चीज है, ये सब समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम सीआरआर के बारे में बताना चाहते हैं जब आप मैकेनिज्म समझ चुके हो। सीआरआर के बारे में ध्यान रखिएगा। सीआरआर के ऊपर जब ये आरबीआई के पास ये पैसा रखा जाता है तो उनको किसी भी प्रकार का इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इनको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता। इतनी बातें आपको बस ध्यान में रखनी है। अब हम लोग स्विच करते हैं कहां पे?
ICRR पे। ठीक, बाकी आप ये देख लेना CRR के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम लोग स्विच करेंगे ICRR पे। अब ICRR क्या होता है? मान लो कि एकदम से किसी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी हो गई, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो भी टूल होते हैं ना, जैसे कि CRR उसमें एक टूल है। अब अगर इन्फ्लेशन हो गई है तो CRR बढ़ेगा या घटेगा? मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो ये RBI ये चाहती है कि ये जो मार्केट से पैसा उठ के कहाँ चला है? RBI के पास। तो इसके लिए क्या काम करेगी? ठीक है, CRR को वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देगी, लेकिन CRR की भी अपनी एक लिमिट है, उसको ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे आपको याद होगा कि जब कोविड आया था, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाए, जब आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जब पहले पैसा निकाला गया था, बहुत सारा पैसा निकाला गया था, उसके बाद जब 2-2 हज़ार के नोट आए थे तो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेस हो गई थी। तो इसी तरीके से जब मार्केट में किसी भी वजह से, अब जैसे देखो आपको पता है कि RBI जो है वो कभी कभी गवर्नमेंट को कुछ पैसा फंड ट्रांसफर करता है। अब इस फंड को जब RBI गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा तो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी थोड़ी ना, इसको मार्केट में अपनी स्कीम में लगा के खर्चा कर देती है। तो मार्केट में ये पैसा आया, मार्केट में पैसा आने के बाद लिक्विडिटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। अब इस इंक्रीज्ड लिक्विडिटी की वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होगा? अब इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI के पास क्या टूल बचे हुए हैं? जो मैंने बताए थे, लेकिन कभी कभी वो सारे टूल वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तब RBI के पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टूल होते हैं जिनमें से आपका ICRR है। अब ICRR क्या क्या मतलब होता है ये भी देख लो। ये सेम वर्क करता है, ICRR सेम वर्क करता है CRR की तरह। मतलब CRR और ICRR नियरली एकदम इक्वल है। बस इसमें फर्क क्या होता है? 2 चीजों का फर्क होता है। 2 चीजों से ये CRR से डिफरेंट होते हैं। पहला क्या फर्क है कि इसके लिए ऑप्शन होता है कि CRR जब भी लागू हो तो उसके साथ एडिशनली हम ICRR भी लागू कर सकते हैं। जैसे मान लो मार्केट में CRR चल रहा है 4%, तो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो हम ICRR को कुछ भी इंटरेस्ट लगा के, जैसे मान लो 10% लगा के, तो ये भी जाएगा, अब बैंकों को रखना पड़ेगा और ये भी इनको रखना पड़ता है। तो CRR के साथ साथ भी ICRR को यूज किया जा सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100 रुपए का अगर मान लो NDTL है और उसके ऊपर 4.5 का CRR है, तो टोटल कितना बैलेंस रखना पड़ेगा बैंक को RBI के पास? 4.5 रुपया। लेकिन मान लो किसी सिचुएशन में NDTL 150 रुपया है, तो CRR तो 4.5 के हिसाब से कितना हो गया? 6.75। ये तो CRR के रूप में रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि मार्केट में 50 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा 50 रुपया है, उसके ऊपर ICRR जो है वो 10% तक लगाया जा सकता है। मतलब परसेंटेज वैरी कर सकती है, ये टोटली डिपेंड करता है RBI के ऊपर। तो पॉइंट ये है ICRR और CRR नियरली इक्वल होते हैं, बट ICRR CRR से इस तरीके से डिफरेंट होता है कि ICRR का कोई फिक्स नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लगेगा, वो RBI की स्वेच्छा से जितना भी हो लगा सकती है और इसको CRR के साथ भी लागू किया जा सकता है। बस अब इसमें क्या होता है कि जब इसके जरिए से चीजों को, लिक्विडिटी को कम किया जाता है, फिर इसको वापस भी बैक करना पड़ता है। तो जो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई है उसको फेज वाइज मैनर में लिक्विडिटी को वापस भी करना पड़ता है। और यही बस आपकी न्यूज भी थी। तो आई होप कि CRR और ICRR दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद चीजों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना कि अगर मान लो ICRR हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ ICRR, मैनेज लिक्विडिटी। सबसे पहला क्या होगा? लिक्विडिटी को मैनेज करना, ये हम लोग को पता ही है कि हम लोग लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे। ओके, दूसरा क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। भाई जाहिर सी बात है, जब लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा क्या है? बैंकिंग रेजिलियंस। बैंकिंग रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि बैंक रन होने से बचाने के लिए हम लोग कभी कभी ICRR का यूज करते हैं। अब इसको एक बार थोड़ा पढ़ के देखते हैं। बैंकिंग रेजिलियंस, द इंक्रीमेंटल CRR इंक्रीजेस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ बैंक रन।
मतलब कि जब मान लो कि अगर मान लो कि CRR 4.5% है और जितने लोग थे उन्हें सबने पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया बैंक से, और अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में जब जैसे मान लो कि RBI है, RBI को लग रहा है कि ये वाला जो बैंक है ये लोचा कर रहा है, कहीं ये लोचे वाली बात मार्केट में लोगों तक तो पता चल गई, तो लोग क्या करेंगे, इस बैंक के पास आएंगे और इससे सारा पैसा खींच के लेके चले जाएंगे। उस सिचुएशन में ये हो जाएंगे बैंक रन। तब एक काम करो, जब तक लोगों को पता चलता है उससे पहले ही इनके ऊपर लगा दो ICRR, और ICRR को इतना लगा दो कि इनको बहुत सारा पैसा हमारे पास कैश के रूप में सेव करके रखना पड़े। तो जब ये कैश के रूप में हमारे पास सेव करके रखेंगे तो जब मार्केट में लोगों को पता चलेगा कि इस बैंक की हालत खराब है तो उससे पैसा जब मांगने आएंगे तो इनका जो पैसा कैश है ना वो हमारे पास सेफ है। तो इससे होगा क्या, बैंक रन होने से बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेजिलियंस भी क्रिएट करता है। दूसरी बात, डिक्रीज लेंडिंग, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो लेंडिंग होती है बैंक की वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आप पहले 4% तो CRR में दे रहे हो, उसके बाद 10% आपका ICRR में देने लगे, तो 14% तो आपने दे दिया, मतलब बहुत सारा पैसा आपने उठा के तो दे दिया। कितना दे दिया, बहुत सारा पैसा आपने उठा के दे दिया। अब इतना पैसा देने के बाद बैंकों के पास पैसे ही नहीं बचा जो लोगों को वो उधार दे सके। जब लोगों को उधार नहीं देंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं है, जब मार्केट में पैसा नहीं है तो चीज़ों की डिमांड कम हो गई, जब डिमांड कम हो गई है तो जाहिर सी बात है GDP की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। बड़ी माथापच्ची होती है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है, बस जितना मैंने बोला है। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर दूं, हुआ यह है कि RBI ने CRR के अलावा एक टूल और यूज किया था ICRR, जिसका यूज ये था कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए ICRR का यूज किया था CRR के साथ। ICRR और CRR दोनों नियरली आइडेंटिकल हैं, बस एक फर्क ये होता है कि जो ICRR है उसको CRR के साथ साथ लगाया जाता है, साथ साथ एक्सेस करके लगाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये किसके ऊपर लगता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऊपर लगता है, और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज से ही ये पता चलता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है। बहुत सारी चीजें से क्लियर होती है। अब तो एक चीज ही हो गई। अब उसके बाद आपकी इसी बुकलेट में जो आगे देखा गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसमें कुछ और भी लिक्विडिटी को मैनेज करने के टूल बताए गए हैं, और मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे टूल बताए थे, तो उन सारे टूल को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कुछ टूल है, इसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन अपने स्तर पर सारे टूल को जानना जरूरी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को। देखो यहाँ पे जो टूल लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF अलाउज द RBI टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स विदाउट गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न टू द बैंक। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब बैंक को RBI लोन देती है, तो RBI ने बैंक को लोन दिया, लेकिन बैंक ने RBI को क्या दिया, कोलेट्रल। ठीक है, तो ये लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जब RBI बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देती है तो बैंक से क्या लेती है, कोलेट्रल, और कोलेट्रल लेने के बाद जो RBI उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो क्या है, रेपो रेट। अब इसको सिनेरियो एक दूसरी देख लो। अब दूसरी सिनेरियो में क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक के पास बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा एक्सेस लिक्विडिटी है, बैंक के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है, तो बैंक क्या काम करते हैं कि अपना जो रुपया है वो RBI के पास रख देते हैं कि भैया तुम हमारा पैसा अपने पास रख लो और एक काम करो उसकी रिस्पेक्ट में हमें तुम कोलेट्रल दे दो। इस वाले केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बैंक किसके पास गए, RBI के पास, RBI को दे दिया और RBI से बोला कि भैया कोई कोलेट्रल हमको दे दो। उसके बाद RBI जब इनको कोलेट्रल दे देती है तो बैंक RBI के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि ये होता है कि बैंक ये सोचते हैं मेरे पास एक्सेस लिक्विडिटी है, मेरे पास रखी रहेगी तो कहीं हम लोन देंगे, लोन खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन RBI के पास जाके रख दो तो वहां पर वो थोड़ा सा सेफ रहेगा और हमें कुछ पैसा भी मिलता रहेगा, और सिक्योरिटी के रूप में RBI हमको कोलेट्रल दे रही है। लेकिन इसी सिचुएशन में मान लो RBI कह दे कि भैया हम आपको कोलेट्रल नहीं देंगे, हम आपको विदाउट सिक्योरिटी है, तुम्हें पैसा रखना हो तो रखो लेकिन तुम्हें कोलेट्रल नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन को जब ये जो कोलेट्रल है बिना दिए RBI के पास पैसा इन्फ्यूज किया जाता है तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज।
क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। SDF अलाउ द RBI टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक विदाउट गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन रिटर्न टू द बैंक्स। अब होगा क्या? अब देखो, इनके पास बहुत सारा पैसा था, कहां चला गया? RBI के पास। कहां चला गया? तो इससे क्या हुआ, जब बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में भी तो पैसा नहीं जाएगा, बिकॉज वो लोन नहीं देंगे। क्लियर? तो रिवर्स रेपो रेट की तरह ही है। रिवर्स रेपो रेट में क्या देना पड़ता है? उनको कोलेटरल देनी पड़ती, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या देना नहीं देना पड़ता? कोलेटरल नहीं देनी पड़ती है। उसके बाद ऑल्टरिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप जान चुके हो, ये मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर RBI सेल और बाय करती है, तो वो जिस ऑपरेशन के जरिए से करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब उसके बाद आखिरी वाला टूल कौन सा है? वेज एंड मीन एडवांसेस। वेज एंड मीन एडवांसेस। अब देखो ये क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये अच्छा टॉपिक है। वेज एंड मीन एडवांसेस के बारे में बस इतना ध्यान रखो कि ये जो फैसिलिटी है क्या है? इट इज अ टेम्पोररी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये एक तरीके की टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसको 1997 में स्टार्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किससे लोन लेते हैं? RBI से लोन लेते हैं, मतलब कि सेंट्रल बैंक से लोन कर लेते हैं, तो सेंट्रल बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करती है? रेपो रेट के हिसाब से। जितना रेपो रेट चल रहा होगा उतना इनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ये चार्ज किया जा रहा है। कितने दिनों का ये लोन होता है? 90 दिनों का। 90 दिनों तक आपको इसके ऊपर लोन मिल सकता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिनों के लिए रिवर्स रेपो रेट के ऊपर आपको वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत लोन RBI देती है। उसके बाद मान लो कि 90 दिनों से प्लस हो गया, तो जो अमाउंट होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट में हो जाएगा। अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है? रेपो रेट प्लस 2%। तो ये कहीं ना कहीं पीनल हो जाएगा, मतलब कि पेनाल्टी मिल रही कि भाई तुम 90 दिनों में पैसा वापस नहीं कर पाए, अब 2% एक्स्ट्रा के साथ दोगे। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं कि ये ऐसी टेम्पररी लोन फैसिलिटी है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए RBI से लोन लेते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कितना है? 90 दिन। ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट RBI से कितना चार्ज करेगी? रेपो रेट के अकॉर्डिंग। 90 दिनों से जब ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अब रेपो रेट तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन 2% एक्स्ट्रा भी आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आई? साइमल्टेनियसली एक चीज और देखो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वेज एंड मीन एडवांसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है स्पेशल और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस दो तरह के होते हैं। स्पेशल का मतलब क्या होता है और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? बहुत 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 बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि जब लोन बैंकों RBI जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक, तो जब कोलेट्रल लिया जाए, कोलेट्रल मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोलेट्रल के साथ आपका वेज एंड मीन एडवांसेस के जरिए से लेती है लोन, तो उसको हम लोग स्पेशल WMA बोलते हैं। लेकिन जब कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो कोलेट्रल है, जो सिक्योरिटीज हैं, वो खत्म हो जाए, उस समय उनको WMA के तहत लोन लेना पड़ता, तो उसको हम लोग किस वाले में बोल देते हैं? नॉर्मल वाली सिचुएशन में बोलते हैं। मतलब कि जब कोलेट्रल एग्जॉस्ट हो जाए तब वेज एंड मीन्स के तहत जब आपको लोन लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से, किसके लेंगे? RBI से, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल WMA बोलते हैं। मोर देन सफिशिएंट इतनी इंफॉर्मेशन। बस आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं इसी तरीके। लेकिन ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सब कुछ कर लीजिएगा, नहीं तो चीजें फंस जाएंगी, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? न्यूज देखते हैं कि RBI ने रिसेंटली 87,416 करोड़ रुपए सरप्लस, लगभग जिसमें जंप कितना हुआ? 188% जंप हुआ है 2021-22 से यूनियन गवर्नमेंट को 2022-23 में भेजा है। मतलब कि RBI की तरफ से जो उसके पास सरप्लस अमाउंट था वो RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, जो कि 2020 और 21 से लगभग 188% ज्यादा है।
अब देखो 2010-11 से लेके 2020-21 तक कितना रुपया ट्रांसफर किया गया, आप इस ग्राफ के जरिए से देख सकते हो। अब इस ग्राफ के तहत आप थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो। एक समय तो ऐसा था कि 160 करोड़ से ज्यादा रुपया ट्रांसफर किया गया था। कब? 2018-19 में सिचुएशन है। अब इसके ऊपर कुछ लोग उसको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें मैटर नहीं है। हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ध्यान में रखना है। अब इसमें आपके लिए क्या क्या जानने की जरूरत है, मैटर यह था। अब यहां पे देखो आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है। देखो जो आरबीआई है, पहले तो बात यह है कि सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग उसको किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अंडर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि जो उसमें सेक्शन 47 है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये लाइन पहले लिखी हुई है, क्लियर। उसके बाद अब होता क्या है कि आरबीआई बहुत सारे काम करता है और बहुत सारा रुपया भी कमाता है। तो आरबीआई की जो इनकम है और जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत गैप है। मतलब उसकी इनकम ज्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर कम है। तो जो इनकम ज्यादा हुई है तो उसका सरप्लस अमाउंट बनेगा, और जो सरप्लस अमाउंट होता है वो 4 तरीके के अकाउंट में रखा जाता है। मतलब जो खर्चे अर्चे निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है, सरप्लस अमाउंट होता है, उसको आरबीआई अपने 4 तरीके के अकाउंट में रखती है। अब वो 4 तरीके के अकाउंट कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहला अकाउंट कौन सा होता है, CGRA। CGRA का मतलब क्या है, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहला। दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड। तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा अकाउंट कंटिजेंसी फंड के बाद हो गया असेट डेवलपमेंट फंड। और लास्ट होता है लास्ट जो आपका हो जाता है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट या फंड। ये 4 तरीके के अकाउंट होते हैं आपके आरबीआई में जहां पर वो सरप्लस को रखता है। अब देखो करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी होती है ना और जो गोल्ड होता है उसके पैसे में कभी ऊपर नीचे आगे पीछे चला करता है, कभी ऊपर नीचे आगे पीछे चला करता है। तो जो ऊपर नीचे आगे पीछे चलने की वजह से जो डिफरेंस आता है वो कहीं ना कहीं उनकी इनकम में इंक्रीज होने लगता है। तो उसकी डिफरेंस की वजह से, करेंसी एक्सचेंज की डिफरेंस की वजह से बहुत सारा रुपया आरबीआई कमाती है और उसका जो करेंसी की रिस्पेक्ट में जो चेलमेल होता है वो सारा पैसा इसके अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद कंटीजेंसी फंड क्या है, कंटीजेंसी ये ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें आपको पता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। तो कभी कभी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कभी कभी लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कभी इफ एंड बट ना हो, कोई अनसर्टेन सिचुएशन ना आ जाए, अगर आ जाएगी तो उससे बचने के लिए पैसा कुछ कंटीजेंसी फंड में भी रखा जाता है। और उसके बाद आता है एसेट डेवलपमेंट फंड। ठीक, अब देखो एसेट डेवलपमेंट फंड का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि आरबीआई की एक सब्सिडियरी है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के बारे में। इसी तरीके से जो आरबीआई की कुछ सब्सिडियरीज हैं जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, उन सबके साथ थोड़ा सा मिसमैच ना हो, उनके साथ अच्छे तरीके से तालमेल बना रहे, उनको भी कैपिटल इन्फ्यूजन दिया जाए ताकि वो सब भी अच्छे तरीके से बढ़ सके। तो उसके लिए जब कुछ अमाउंट रखा जाता है तो उसको हम लोग एसेट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सिक्योरिटीज के साथ भी ट्रेड करती है, फॉरेन सिक्योरिटीज भी उसके साथ होती है। तो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सिक्योरिटीज भी आरबीआई के पास होती है। अब इस तरह की जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं उसका भी प्राइस सेम नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, ये सब चीजें चला करती हैं। तो फॉरेन सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रिस्पेक्ट में उसके साथ अच्छे तरीके से तालमेल बना रहे तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी एक अकाउंट में कुछ पैसा रखा जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 4 तरीके के अकाउंट होते हैं कि जिसमें
पैसा रखा जाता है। और इन 4 तरीके के अकाउंट में अलग अलग कमेटी ने बोल दिया है कि टोटल मिला के आरबीआई को अपने पास कितना रखना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आरबीआई के पास बच जाता है तो आरबीआई के लिए जरूरी है कि वो जो सरप्लस अमाउंट है वो किसको भेज दिया जाए, गवर्नमेंट को भेज दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट उससे अपने फिस्कल पॉलिसी वाले चीजों को कंप्लीट कर सके, फाइनलाइज कर सके। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है कि आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट था वो आरबीआई ने लगभग कितना भेजा है, लगभग कितना भेजा है, 87,000 करोड़, 87,416 करोड़ रुपए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। अब मैटर ये आता है आरबीआई के पास इतना रुपया कैसे आया। आरबीआई कुछ चीजों से इनकम भी कमाती है, कुछ चीजों से एक्सपेंडिचर भी करती है, तो जो उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, हमारा सरप्लस। अब जब ये सरप्लस अमाउंट है तो ये कहाँ जाएगा, ये सरप्लस अमाउंट जो आरबीआई है वो अपना अलग अलग जगह पे यूज करती है। 4 इंपॉर्टेंट उसके फंड है या 4 इंपॉर्टेंट उसके अकाउंट है जिसमें वो यूज करती है। सबसे पहला सीजीआरए, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा कंटीजेंसी फंड वाला अकाउंट, और तीसरा एसेट डेवलपमेंट फंड वाला अकाउंट, और चौथा इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब करेंसी और गोल्ड का ऊपर नीचे वैल्यू होती है तब वह सारा पैसा इसमें देखा जाता है। कंटीजेंसी फंड का मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ इफ एंड बट हुई, उसके अंतर्गत अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो पैसा कंटीजेंसी फंड से हम लोग यूज कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तब। उसके बाद एसेट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आरबीआई की खुद की अपनी खुद सब्सिडियरीज हैं, उन सब्सिडियरीज को डेवलप करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है एसेट बनाने के लिए, उसका पैसा हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। उसके बाद आरबीआई के बाद बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कहीं ना कहीं फॉरेन सिक्योरिटीज होती है, उन सिक्योरिटीज के भी मैनेजमेंट में जो पैसा लग रहा होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से यूज करते हैं। आई होप कि चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर जरूर कॉल करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे समस्या का समाधान ले सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम आपकी तभी आएगी जब आप पढ़ोगे, और अगर जब पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो जरूर विजिट करिए हमारे इंस्टीट्यूट, वो वहां पे हम लोग एक बेहतरीन हेल्थ एनवायरनमेंट के साथ आपकी 1-to-1 मेंटरशिप के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर तरीके की समस्या का आपका समाधान यहाँ पे किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच।